खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां दानरपुर गांव में यादव जाति से आने वाले कथावाचकों की पिटाई के बाद इस मामले में अब ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन एक नया मोड़ आ रहा हो। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ये आरोप लगा कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इन कथावाचकों से जाति पूछी और जब उन्हें पता चला कि कथावाचक यादव जाति से आते हैं तो फिर इनकी पिटाई कर दी। तो यादव होने का पता चलने पर कथावाचकों की पिटाई की गई, इनके सिर मुंडवाए गए, कार के टायरों में इनसे हवा भरवाई गई, इनसे पैरों पर नाक रगड़वाई गई। ये खबर सामने आई और अब इसी मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल कथावाचक मुकुटमणि यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी जाति की पहचान छिपाने का आरोप है और दूसरी तरफ इस मामले में सियासत जारी है कि आखिर कब तक जाति के नाम पर यूं समाज को बांटा जाएगा और उस पर राजनीति होती रहेगी। तो इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में एक्शन हुआ है। कथावाचक और उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में एफआईआर हुई है। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था। अब कथावाचक पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जाति छिपाने के आरोप में कथावाचक पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि कथावाचक के नाम से विवाद किस तरीके से जुड़ा। कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले। वास्तविक जाति छिपाकर गलत जाति बताने का उन पर आरोप लगा। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है और दूसरे आधार कार्ड में कथावाचक का नाम है मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो कथावाचक मुकुटमणि के दोनों आधार कार्ड नंबर एक ही हैं। फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो एक कथावाचक के 2 आधार कार्ड कैसे? आधार कार्ड में जाति की पहचान छिपाई गई है। इसी आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कथावाचक पर। इस पूरे मामले में एक स्थानीय महिला ने बड़ा आरोप लगा दिया है। कथावाचक ने अश्लील हरकत की, ये पीड़ित महिला कह रही है। एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचक के खिलाफ एक्शन की मांग महिला की तरफ से की गई है। खाने पर आए थे कथावाचक, लेकिन खाने पर जब आए तो फिर महिला के साथ छेड़खानी कर दी, ये आरोप महिला ने कथावाचक पर लगाया है। तो कथावाचक खुद अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कथावाचक पर एफआईआर हो गई है। 2 आधार कार्ड होने के मामले में कथावाचक पर एफआईआर और अब महिला ने भी कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। मैंने इन लोगों को भागवत मैंने नहीं और जो महात्मा जी ने बुलाया था भागवत जो मेरी यहाँ हुई थी। अच्छा, तो हाँ, हम परिचित हैं। ये इन्होंने पूजा करवाई, तब भी इनका तरीका गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे भी बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ, तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा, हाँ, ये जो घटना हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के, ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। ये जो पूरा मामला है, इसमें कथावाचकों और स्थानीय लोगों का अलग अलग बयान सामने आ रहा है, वो आपको बता देते हैं। कथावाचक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं जाति छिपाकर कथावाचक कथा करने पहुंच गए थे। कथावाचक कह रहे हैं उनका सिर मुंडवा दिया गया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कथावाचकों ने महिला से छेड़छाड़ की, इसी की सजा दी गई। देखिए, स्थानीय महिला कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला भागवत कथा को लेकर शुरू होता है। लोग कहते हैं कि 21 से 27 जून तक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। 21 जून को पहले दिन कलश पूजन हुआ। पूजा के बाद कथावाचकों से जाति पूछी गई। कथावाचकों ने खुद को यादव बताया। जाति का नाम सुनने पर गांव वालों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी। दुर्व्यवहार की घटना के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओगे पहले अगर इनकी अंतरी में जाए तो कोई बात नहीं है। देखो, सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है।
पहली बात समझ ले मेरी। अरे महात्मा स्वरूप बैठ जा हमारा महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं हम आज हमें 14-15 साल है हमने घर छोड़ी। ठीक महात्मा ने मेरी सवेरे महाराज जी एक लोगों ने हमें जब बताई क्या बताई यही बताई जाई पहले 100% यादव नहीं जो नीचे यादव है या हरिजन है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की जाति को लेकर यह बवाल शुरू हुआ। चुनावी राज्य बिहार तक पहुंच गया। इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में ला करके पहुंचा दिया। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आ गया है। वो आपको अब सुनाते हैं। सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, इटावा की एक घटना पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म किए हुए है। कुछ लोग इटावा में ब्राह्मणों के गांव में कथा करने गए और वहां पर विवाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई और ये कहा गया कि वो ब्राह्मण की बात कह रहे थे कि वो ब्राह्मण हैं और वो यादव निकले। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो विवाद है वो खड़ी की। देखिए, जो घटना है हम उस घटना की निंदा करते हैं। पहली बात कि देश में संविधान है, कानून का राज है। अगर गलत उन्होंने किया तो थाने में जाकर के शिकायत करते, तहरीर देते, पुलिस उसकी जांच करती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन खुद जज बन जाना, ये हम इसकी निंदा करते हैं। रही बात कि 2 आधार कार्ड, एक व्यक्ति को 2 आधार कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। इस मामले में एक और FIR भी हुई है, उसमें यह है कि 2 FIR, तो 2 आधार कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। तो उस आधार पे तो निश्चित है कि आपके फराटगिरी 420 का मुकदमा तो पंजीकृत होगा। पूरा का पूरा मामला जो हुआ उसमें जातिगत टिप्पणियां भी मतलब ये रहा कि आप ब्राह्मणों के गांव में कैसे आकर के यादव पूजा कर सकते हैं। इसको लेकर के विवाद पूरा शुरू। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पिछड़ों को अगर पूजा कहने का भी अधिकार नहीं है तो फिर हमसे कोई दान पुण्य भी ना कराया जाए। इस तरीके की बात भी अखिलेश यादव ने। तो क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो? भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। मरने के बाद भी वो क्रियाक्रम जो होता है बिना उनके तो करा नहीं पाते हो। नाम नहीं रख पाते हो अपने बच्चे का, तो क्या करोगे? तो उनकी शरण में हो। उस व्यवस्था जो बनी है, जब देश में जाति व्यवस्था बनी तो सभी जातियों को अलग अलग काम बांटा गया। तो काम के आधार पर सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं। इस पूरे मामले पर यादव मंच के राष्ट्रीय संयोजक अनुराग यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद है वो जोरदार तरीके से चल रहा है। जातंकवाद वो इसको नाम दे रहे हैं। भी सामने आ गया है। यादव मंच ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अपनी जो बातें हैं वो रखे हैं। अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, जो 5 दिनों से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो गर्म हुई है इटावा के मसले में, आप लोग की क्या राय है उस मामले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ सी बात है कि जाति को लेकर अब जिस तरीके का उन्माद और जिस तरीके का तनाव पैदा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हम कहेंगे दलित और पिछड़े और यादव समाज को टारगेट बनाया गया है। और इसमें
सबसे बड़ी भूमिका जो पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है कि अगर सरकार इस चीज़ों को रोकना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, इस तरीके का तनाव आगे ना बढ़े, तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज 21 जून की घटना है, आज 26 जून है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ऐसा संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिससे असामाजिक तत्व और जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर एक स्ट्रांग मैसेज जाता कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना के जो पहले एफआईआर तो उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप उसको नहीं लगता कि हाँ। देखिए 21 जून को ये घटना घटी है, 2 दिन तक इटावा पुलिस सोती रही, कोई संज्ञान नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो 23 जून को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। वो भी जब संत कुमार यादव अपनी तहरीर लेकर वहाँ पर जाते हैं तो इटावा पुलिस 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसमें 4 को अरेस्ट करती है। लेकिन अभी 50 अज्ञात लोग जो उस घटना में शामिल थे, उस घटना में पूरा गांव शामिल था, लेकिन और लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरा व्यक्ति जो उस घटना में श्याम जी कठेरिया शामिल था, वो दलित है, नेत्रहीन है, SC/ST एक्ट उस पर नहीं लगाया गया। जो धाराएं उसमें लगाई गई उसमें SC/ST एक्ट नहीं शामिल है। यादव वंश की यह मांग है कि SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल किया जाए। मामले में आज एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और इन लोगों के ऊपर गलत अपना आधार कार्ड दिखाने की जो एफआईआर है वो हुई है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो आदमी पीड़ित है उसको आप न्याय नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसका उत्पीड़न इस बात पे कर रहे हैं कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी की एक एफआईआर आपने दर्ज कर ली। और अब बात करते हैं जल गदर की, देश भर में बाढ़ बारिश के कहर की। मॉनसून की दस्तक के साथ ही आधे हिंदुस्तान में तबाही का मंजर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश से तबाही ही तबाही का आलम है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड का सिलसिला चल पड़ा है। रिहायशी इलाकों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तो हर रात खौफ का आलम पसर जाता है। फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और इसी वजह से आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनका शहरों से पूरा का पूरा संपर्क कट के रह गया है। शहर भयंकर जल प्रहार की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर सैलाब है। देश के कई हिस्सों में जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें अगर कहीं से आ रही हैं तो वो 2 पहाड़ी राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा उत्तराखंड है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मूसलाधार बारिश की जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर हैं। कठुआ की ये तस्वीर आपके सामने। यहाँ के कोट पुन्नू इलाके में नदी के तेज बहाव के बीच 2 लोग फंस गए। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के तेज बहाव के चलते SDRF को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 5 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF की टीम को कामयाबी मिली। दोनों लोग जो पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, दोनों को सुरक्षित पानी के बीच से निकाल लिया गया और साथ ही लोगों से नदी के किनारे ना जाने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर कठुआ की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहाँ तेज पानी के बहाव में 2 लोग फंस गए। SDRF की टीम मौके पर पहुंची और उसने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो नदी के बीच में फंस गए थे ये 2 लोग। स्थानीय लोगों की जब इन पर नजर पड़ी तो फिर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अलर्ट किया। SDRF की टीम को मौके पर भेजा गया और फिर 5 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।
बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कसौल में भी जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कसौल में पार्वती नदी जबरदस्त तूफान पर बह रही है। तस्वीरें सामने आ गई हैं, दिखा रहे हैं आपको कसौल से आ रही तस्वीरें। जबरदस्त तबाही यहाँ कसौल में, ये पार्वती नदी है और देखिए किस तरीके से बाढ़ बारिश के इस माहौल में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ये पानी का कहर है। पार्वती नदी उफान पर बह रही है। दो तस्वीरें, एक तरफ पार्वती नदी उफान भरता पानी पार्वती नदी में आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ वही पार्वती नदी का पानी कैसे कसौल में तबाही अपने साथ लेकर आ रहा है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां देखिए कैसे पानी में डूबी हुई नजर आ रही। ये वो हिस्सा है जो सड़क है जहां गाड़ियां पार्क हैं, लेकिन अभी फर्क कर पाना मुश्किल है कि दरअसल ये कोई नदी बह रही है या फिर ये सड़क है। कसौल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद कैसे पानी बढ़ता हुआ, नदियाँ उफान पर। तस्वीरें आपके सामने, पार्वती नदी है। पार्वती नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और हालत तो ये है कि इस पार्वती नदी पर जो पुल बना हुआ है, देखिए आप कैसे पुल के ऊपर भी पानी आ रहा है और पुल से पानी बह रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आज सुबह सुबह एक बुरी खबर सामने आई, हादसे की खबर सामने आई। यहां घोलतीर क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक मिनी बस थी, अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पानी के तेज बहाव में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाकी जो जख्मी हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जिस सड़क जो कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सड़क अगर आप रुद्रप्रयाग से आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे शार्प टर्न आपको नज़र आते हैं और इन टर्न्स पर स्थिति ऐसी है कि हल्की बारिश के बाद भी लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है और ऐसे में जब लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है तो या तो रास्ता पूरी तरह से कट जाता है, टूट जाता है या फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये पूरा स्लाइड एरिया है और यहाँ पर टर्न भी काफ़ी शार्प है। आप जो देखेंगे ऊपर से तो कभी भी मलबा ऐसा आ सकता है, ऐसा नज़र आता है। यहाँ गाड़ियाँ आप जो गुजरते हुए नज़र आ रही हैं आपको, इनको आप देखिए तो यहाँ पर गाड़ी बहुत संभल के क्रॉस करती है। एक गाड़ी अगर दूसरी तरफ से आ रही है और एक गाड़ी रुद्रप्रयाग की तरफ से आ रही है तो दोनों गाड़ियों को क्रॉस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। गाड़ियों को थोड़ा स्लो करना पड़ता है। यहाँ पर एक तरीके से चढ़ाई भी है, एक दूसरी तरफ से उतराई भी है, तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि ये टेम्पो ट्रैवलर काफ़ी स्पीड में रहा हो और जब दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो उससे बचने के चक्कर में ये गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी हो। या फिर दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि ऊपर से पत्थर कोई गिरा हो स्लाइड की वजह से और उससे बचने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी हो। जो क्रैश बैरियर होते हैं, ये क्रैश बैरियर अक्सर उन्हीं जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर शार्प टर्न होते हैं, जहाँ पर स्लाइड एरिया होता है, जहाँ पर गाड़ियों के अनियंत्रित होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर यहाँ पर वो क्रैश बैरियर होते तो शायद गाड़ी उनमें फंस जाती और नीचे खाई में न गिरती। तो उसको हटाकर इस तरीके से पिलर बनाए गए थे। ये पिलर आप देख रहे हैं सामने, ये सीमेंट के पिलर बनाए जाते हैं। हालांकि गाड़ी कितनी ज़्यादा स्पीड में थी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये समझा ज़रूर जा सकता है कि स्पीड वाकई बहुत ज़्यादा थी कि इन पिलर को तोड़ते हुए, ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई सड़क के किनारा, यहाँ पर पिलर हुआ करते थे, इन पिलर को तोड़ते हुए वो गाड़ी जो टेम्पो ट्रैवलर है वो नीचे जा गिरी खाई में, उसके बाद नदी में वो बस समा गई। तो ये स्थिति समझाने की कोशिश हमने की है कि आखिर ये सड़क में जो बस हादसा हुआ है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय कोंटे के मुताबिक ये हादसा बस के अनियंत्रित हो जाने की वजह से हुआ है। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता, जिनकी तलाश चल रही है। हमारे साथ एसपी हैं रुद्रप्रयाग। सर ये जानकारी थोड़ी आपसे चाहिए थी कि हादसा किस तरीके से हुआ। ये रुद्रप्रयाग से लगभग 10-12 किलोमीटर गौचर की तरफ हादसा हुआ है और मोस्टली गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण ही हादसा हुआ है। ये लैंडस्लाइड जोन भी था पर सड़क चलने योग्य थी, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। टोटल सर कितने लोग थे, कितने आपने रिकवर किए हैं, कितने मिसिंग? जब अब तक की सूचना है, जो हमारा एक एनालिसिस है, चूँकि मिसिंग ज़्यादा है, तो इसमें टोटल 18 यात्री थे और 2 ड्राइवर और गाइड, ऐसे मिलके 20 लोग टोटल थे, जिसमें 3 डेड बॉडीज़ हमें मिली है। 8 लोग सुरक्षित मिले हैं, तो 11 लोग टोटल और 9 की
खोजबीन अभी भी चालू है हमारी तरफ से। जो ड्राइवर था वो सुरक्षित है अभी? ड्राइवर इंजर्ड है अभी। इसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई हो, कैसे हादसा हुआ? क्या अब बाकी सारी चीज़ों से ही मिल रही है, जो कि घायल है वो शॉक में, उनसे बातचीत उतनी नहीं हो पा रही। हमारी प्रायोरिटी भी रेस्क्यू है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ये जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लापता हैं, 8 गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने देखिए। रुद्रप्रयाग में यह हादसा हुआ है। 2 लोग, वैसे तो 8 लोग घायल हैं, लेकिन 2 गंभीर रूप से घायल हैं और इन दोनों को ऋषिकेश एम्स लाया गया है। हम रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा तो हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम लोग 20 जने थे। 8 जनों तक का तो मुझे पता है, उसके बाद का मुझे नहीं पता कि बाकी का। गुजरात के सूरत में भी हालात बेहद खराब हैं। कुछ इलाकों में अभी भी नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। के सूरत में खाड़ीपुर की वजह से जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। एबीपी न्यूज की टीम फिलहाल मौजूद है सणिया हेमाद गांव में। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। जो क्रेन है, जेसीबी क्रेन है, वहां जिस प्रकार से यहां पर रेस्क्यू के लिए जो वाहन आते हैं, बड़े बड़े जो व्हीकल है उसको निकालने के लिए आए थे, लेकिन ये खुद भी यहाँ पर जो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सूरत नगर निगम की टीम है वो जरूर फिलहाल लोगों तक जो मदद है वो पहुंचाने में फिलहाल अब कामकाज पर लगी हुई है। लोगों को फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, लोगों को यहाँ पर पानी पीने का दिया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हो, नगर निगम के अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर लोग जो फंसे पड़े हैं उनके लिए यहाँ पर जिस प्रकार से फूड पैकेट है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। बड़े बड़े व्हीकल है वो यहाँ पर फंसे पड़े नजर आ रहे हैं। सणिया हेमाद गांव है और 8 से 10 फुट जितना पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से तस्वीर नजर आती है, ऐसे में जो फूड पैकेट है यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो। नगर निगम की ओर से फूड पैकेट और पानी ये दोनों पहुँचाने का काम जो है यहाँ पर करने में आ रहा है। सणिया हेमाद गाँव में जिस प्रकार से ये पानी जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में पिछले 4 दिनों से यहाँ पर लोग जो है वो फंसे पड़े हुए हैं और जिस प्रकार से तस्वीरें नजर आती है लोगों को यहाँ पर जो मदद दी जाती है, इस प्रकार से देख सकते हो बड़े बड़े जो व्हीकल है ये व्हीकल यहाँ पर पानी में फंसे पड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर आप लोगों को तस्वीरें दिखा रही है। 8 से 10 फुट पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों का पहुंचना यहाँ पर मुश्किल होता है। ऐसे में नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर घर घर जाकर लोगों को मदद पहुंचा रही है। लोगों तक यहाँ पर पानी का पीने का पानी जो है वो पहुंचाने के लिए यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हो। जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम से यहाँ पर अधिकारी मौजूद है वो काफी मेहनत कर रहे हैं और ये लोगों को जिस तरह से पीने का पानी नहीं है वो यहाँ पहुँचाया जा रहा है, लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। ये दुकानें आप देख सकते हो, जहाँ नजर डालो वहाँ जो दुकानें है ये उसमें जल भराव की तस्वीरें है। लोगों को यहाँ पर एक ही जिस प्रकार से जो लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए नगर निगम की ओर से अलग अलग टीम बनाई गई है, लोगों तक यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा है। दुकानें बंद है और जिस तरह से जल भराव की तस्वीरें, ऐसे में कई लोग जो है वो हैरान परेशान हैं। जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरों की बात करिए तो सूरत के सरथाना इलाका हो, मगोब इलाका हो या फिर सणिया हेमाद गांव या पुणा कुंभारिया, हर जगह पर इस तरह से जो खाड़ीपुर है उसका जल भराव है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से मुंबई में पानी भरना भी शुरू हो गया। मुंबई में मॉनसून की बारिश के बीच हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में आज करीब 1 बजे हाई टाइड आएगा। माफ़ कीजिएगा, अब तो हाई टाइड आकर गुजर चुका है मुंबई में और जिस दौरान हाई टाइड आ रहा था उस वक्त समंदर में ऊंची लहरें भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने पहले ही 28 जून तक लगातार मुंबई को अलर्ट किया था। हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। अंतरिक्ष में जय हिंद की गूंज।
क्योंकि भारत की शुभांशु शुक्ला ने 41 साल पहले का वो इतिहास दोहरा दिया जब हिंदुस्तान गर्व और रोमांच से झूम उठा था। ठीक 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और अंतरिक्ष में देश का तिरंगा लहराया था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए राकेश शर्मा ने कहा था, अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। 1984 के बाद देश के लिए उसी लम्हे को जीने का ये मौका। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकले। ये स्पेसक्राफ्ट 28.5 घंटे की उड़ान के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS पहुंच जाएगा। भारत के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि स्पेस में जाने वाले दूसरे लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी होंगे। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक संदेश भी जारी किया है जिसमें वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर्स पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा है। एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूं ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। धन्यवाद। ये जो स्पेसक्राफ्ट है करीब 28.5 घंटे की उड़ान के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा और उसके बाद शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगी ISS में क्या कुछ करेंगे, इसे विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। For 3 nations, a new chapter in space takes flight. अब इस सफर के उस हिस्से पर आते हैं जब शुभांशु को अपनी मंजिल मिलेगी। ड्रैगन कैप्सूल धरती से अंतरिक्ष में जाकर सीधे ISS से नहीं जोड़ दिया जाता। सबसे पहले कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में घूमना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे अपनी गति और दिशा को बदलकर ISS की ऑर्बिटल स्पीड के बराबर करता है ताकि ISS के पास पहुंच सके। ये पूरा प्रोसेस जिसमें कैप्सूल और ISS एक ही रास्ते पर, एक ही स्पीड से और एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, रॉन्डेवू कहलाता है, मतलब तय समय और तय जगह पर पहुंचना। और इस तरह ड्रैगन कैप्सूल ISS से जाकर जुड़ जाता है और फिर इस तरह शुभांशु और उनके साथी ISS में प्रवेश करें। It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. अब हम पहुंच चुके हैं उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी इंसान की बनाई वो सबसे बड़ी और एडवांस लैब जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूम रही है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है और हर 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसका आकार 109 मीटर है, यानी एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। पिछले 25 साल से यहाँ लगातार इंसान रह रहे हैं और अब तक 20 से ज्यादा देशों के 270 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स इसका हिस्सा बन चुके हैं। आमतौर पर यहाँ 3 से 13 लोग रहते हैं, लेकिन कभी-कभी मिशन के दौरान ये संख्या बढ़ जाती है और 19 तक भी पहुंच चुकी है। रहने और काम करने की जगह की अगर बात की जाए तो ISS किसी 5 बेडरूम वाले घर से भी बड़ा है। इसमें 6 बेडरूम जैसे क्रू क्वार्टर,
2 मॉड्यूलर बाथरूम, एक हाईटेक जिम और पूरी पृथ्वी का 360 डिग्री व्यू देने वाली शानदार कपोला विंडोज हैं, जहां से एस्ट्रोनॉट स्पेस और धरती का नजारा देख सकते हैं। यहां हर दिन रिसर्च, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और माइक्रोग्रेविटी में इंसान के शरीर पर असर से जुड़े सैकड़ों प्रयोग होते हैं। ISS असल में एक उड़ती हुई साइंस लैब है, जहां पृथ्वी पर नामुमकिन लगने वाले एक्सपेरिमेंट्स रोज हकीकत बनते हैं। ISS में कई लैब मॉड्यूल हैं, जैसे अमेरिकी डेस्टिनी, यूरोपीय कोलंबस, जापानी कीबो, जहां वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। ये सिरा डेस्टिनी का है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। ऐसे ही लैब मॉड्यूल में शुभांशु और उनकी टीम प्रयोग करेगी। अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन के इस्तेमाल पर इसरो और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि माइक्रोग्रेविटी में स्क्रीन का इस्तेमाल करने से शरीर पर, दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ये प्रयोग बताएगा कि अंतरिक्ष में स्क्रीन के साथ काम करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए कितना मुश्किल या फिर आसान है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।